अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक व्यूज़। ये हमारी CSS से रिलेटेड 11th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट को लेकर हम किस तरह से CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये हमारे पास 11th टॉपिक है जिसमें हम टेक्स्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है, एक डिव के अंदर एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के अंदर जो है वो मैंने एक सिंपल एक लाइन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसका आउटपुट रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हम टेक्स्ट के कलर के ऊपर बहुत डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। हमने कलर्स जब हमने 5 टॉपिक डिस्कस किया था उसमें बहुत डिटेल में देखा था, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। लाइक हेडिंग 3 है और हेडिंग 3 का मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं हेडिंग 3 को उसके बाय नेम एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप बाय आईडी, बाय क्लास, ठीक है, बाय ग्रुप, जिस तरह से चाहें आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे कलर, और कलर लिखने के बाद हम सिंपल कोई भी कलर का नेम ले सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि कलर्स में मैं अभी आपको फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने डिफरेंट कलर्स के मेथड रीड आउट किए थे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ से कोई भी मेथड उठा सकते हैं। सो यहाँ पर मैं सिंपल ब्लू कलर ले लेता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। इसी तरह आपका पूरी वेबसाइट में कहीं भी आपका टेक्स्ट का कलर आपने चेंज करना है तो हर एलिमेंट के ऊपर आपने जस्ट कलर लिखना है, और अगर आपने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपने डेफिनेटली उसका बैकग्राउंड कलर लिखना है। सो ये तो हम खैर पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अलाइनमेंट की बात करते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है। टेक्स्ट को अलाइन आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर सकते हैं, और उसमें आप सेंटर भी रख सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी रख सकते हैं, और उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो एक एक करके 1 बाय 1 हम इसको देखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर मैं ये प्रॉपर्टीज़ लगाता हूँ। तो पैराग्राफ के ऊपर सबसे पहले टेक्स्ट जो है अलाइन मुझे सेंटर करना है, तो टेक्स्ट अलाइन मैं जो है वो सेंटर कर दूंगा, तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने पैराग्राफ पी के ऊपर लगाया, ये दोनों सेंटर में क्यों चले गए? तो भाई पैराग्राफ पी का मतलब है कि पूरे पेज के ऊपर जितने भी पैराग्राफ हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि यहाँ पर मैं कोई एक आईडी असाइन कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P1 पैराग्राफ। तो यहाँ पर आपको पता है कि आईडी सेलेक्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, शुरू में हैश लगाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा एक स्पेसिफिक पैराग्राफ जिसको मैंने बाई आईडी सेलेक्ट किया है उसका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो चुका है। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको लेफ़्ट में भी कर सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में ही होता है। ठीक है, और इसको आप राइट में भी कर सकते हो। तो ये तो था हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट के हवाले से। एक प्रॉपर्टी अलाइनमेंट के हवाले से हमारे पास जस्टिफाई की मिलती है। सम टाइम हमारे पास जो लाइंस होती हैं उनको स्ट्रेच करना पड़ता है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ इसके हवाले से। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना चाहिए ताकि आपको जो है ना थोड़ा सा क्लियर हो। और मुझे इसका कलर जो है ना, टेक्स्ट कलर, वो मैं फिल वक्त रख रहा हूँ वाइट रख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक और काम कर लेता हूँ। मैं इसकी जो विड्थ है, चलें एक और काम करते हैं, हम इसको मल्टीपल टाइम जो है ना वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली मुझे एक पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक पैराग्राफ है। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, ये मैंने जब बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसका असाइन किया है तो ये एक ब्लॉक का बैकग्राउंड कलर है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो चलें ठीक है, लेफ़्ट साइड से तो हमारा पैराग्राफ सेम जो स्पेस या फिर लोकेशन से स्टार्ट हो रहा है, बट एंड पे हमारे पास जो है पैराग्राफ जो है ना वो एंड एक स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा। तो हम इनको कैसे स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, तो वो भी अलाइनमेंट की एक प्रॉपर्टी है। आप उसमें जो टेक्स्ट अलाइन है उसको आप जस्टिफाई कर दो। सो जस्टिफाई जैसे आप करोगे आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन आपकी जो टोटल दोनों तरफ बाउंड्रीज होंगी आपके कंटेनर की, उनको वो अटेन कर लेगा, यानी कि आपकी दोनों तरफ से लेफ़्ट से भी और राइट से वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट के हवाले से 4 तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो डेकोरेशन है। तो टेक्स्ट को डेकोरेट किस तरह से किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल है। उसके लिए मैं ये जो हमारा पैराग्राफ नीचे है डिव के अंदर, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ।
तो उसके लिए मैं आपको एक और तरीका यहाँ पे बताऊँगा CSS का। उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ लाइंस को रिमूव कर देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके डन। अब हम जो है वो पैराग्राफ को ये ले रहे हैं। अभी मैं आपको एक और ट्रिक देता हूँ कि जिसके थ्रू आप पैराग्राफ को किसी एलिमेंट के अंदर हो तो आप बगैर आईडी के भी उसको जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। साथ में हम वो भी सीखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे पता है कि ये जो मेरा लास्ट पैराग्राफ है ये एक डिव के अंदर पड़ा हुआ, तो मैं लिखूंगा कि डिव और उसके बाद मैं एंगल ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि पी पैराग्राफ, और इसके बाद मैं यहाँ पर इसका कलर जो है वो मैं ब्लू करता हूँ। अभी आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर ब्लू हो चुका है, बट अगर मैं ये डिव ये हटा दूँ तो इससे दोनों पैराग्राफ का कलर ब्लू होना चाहिए। मैं अभी इसको जो है वो कलर हटा देता हूँ। अब देख सकते हैं दोनों का पैराग्राफ जो है का कलर जो है वो ब्लू है, लेकिन अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ तो फिर मेरे पास जो सेकंड पैराग्राफ है उसी का कलर जो है वो ब्लू है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे पास पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिव के बाद जो हमारे पास ये एंगल ब्रैकेट है ये बताती है कि डिव के अंदर जो भी पैराग्राफ आएगा उसका कलर आपने चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख लो ये पैराग्राफ जो है वो एज इट इज़ ही पड़ा है, लेकिन ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये एक डिव के अंदर पड़ा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल हम अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। तो टेक्स्ट के डेकोरेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो हम टेक्स्ट की जो डेकोरेशन है वो हम चेंज कर सकते हैं। लाइक हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो हमारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। अगर आप लाइन थ्रो करना चाहते हैं, यानी कि इसके दरमियान से लाइन गुजारना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट को इस तरह से जो है वो लाइन थ्रो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ओवरलाइन का भी आपके पास एक डेकोरेशन के हवाले से प्रॉपर्टी मिलती है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अपनी एक लाइन जो है वो आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास थी टेक्स्ट डेकोरेशन के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इन सम टाइम हमें टेक्स्ट को जो है ना स्पेसिफाई करना होता है कि हमने किसी भी पैराग्राफ के अंदर अगर वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं या हम खुद लिख रहे हैं, तो हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपने या तो अपर केस रहना है, या आपने लोअर केस रहना है, या आपने कैपिटलाइज करना है। तो हम इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे देखते हैं। उसके लिए मैं ये प्रॉपर्टी जो है वो मैं जो है वो P1 के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। चले हम हेडिंग के ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हेडिंग के ऊपर इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो मैं ऊपर आता हूँ और ये इतना कमेंट जो है यहाँ से उठा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी हम कहाँ लगा रहे हैं। तो H3 के ऊपर मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा टेक्स्ट, और यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म के बाद यहाँ पर इसकी कोई ना कोई वैल्यू पास करूँगा। तो उसके लिए अगर आप अपर केस कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी हेडिंग के हर वर्ड का हर लेटर जो है वो क्या हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं भी हमें लोअर केस करना है, तो आप देखोगे कि सारे के सारे लोअर केस हो जाएंगे। हालांकि मैंने आई यहाँ पे बड़ा लिखा था और एच मैंने यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ था। अगर यूज़र या आप खुद से भी हेडिंग का लेटर्स जो है वो अपर लिखते भी हैं, तो ये उसको जस्टिफाई कर देता है कि आपने इसको लोअर केस में ही रखना है। इसके बाद हमारे पास कैपिटलाइज आता है। कैपिटलाइज में हमारे पास जो हर वर्ड का फर्स्ट जो होता है टेक्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो ये कैपिटलाइजेशन जो है या कैपिटलाइज जो आप करते हैं, ये आप हेडिंग डिफरेंट हेडिंग्स को करते हो। आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज़ का टाइटल देते हो या हेडिंग देते हो, तो उसमें आप ऑलमोस्ट हर वर्ड का पहला जो लेटर है उसको आप बड़ा लिखते होते हैं। ओके जी, तो इसके बाद हमारे पास जो टेक्स्ट स्पेसिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हम देखेंगे कि टेक्स्ट की स्पेसिंग, यानी कि लाइंस के दरमियान स्पेस, लेटर्स के दरमियान स्पेस, या फिर आप देखेंगे कि हम स्पेसिफाई करेंगे कुछ लाइंस को कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो ये बहुत ही यूज़ होता है यहाँ पर। इसके लिए मुझे एक काम करना चाहिए, मैं यहाँ पर हेडिंग 4 के नाम से एक और हेडिंग ले लेता हूँ। हम ऊपर वाली हेडिंग को नहीं छेड़ते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ आई एम हेडिंग 4, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक हेडिंग 4 आ गई है, और इस हेडिंग 4 के ऊपर जो है वो हम जो है वो स्पेसिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे। तो H4 हेडिंग मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसकी CSS की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो आपके सामने इम्प्लीमेंट करूँगा। सबसे पहले मैं टेक्स्ट इंडेंशन है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि फ़र्स्ट लाइन हमारी टेक्स्ट की वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए।
ओके, तो ये प्रॉपर्टी मैं एक्चुअली लगाऊंगा पैराग्राफ के ऊपर। ये जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये वाला, इसके ऊपर लगाता हूँ तो आगे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर मुझे ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर ऊपर ले चलता हूँ आपको, यहाँ पर पैराग्राफ P1 के ऊपर, P1 है, ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहने वाले हैं, एक्चुअली टेक्स्ट इंडेंट यूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसको वैल्यू पास करेंगे। अब ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर 30 पिक्सल लिखता हूँ, आप देखोगे कि हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो 30 पिक्सल की स्पेस के बाद स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 पिक्सल, तो आप देखोगे कि वो 50 पिक्सल से ही स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि हर पैराग्राफ के अंदर हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं या स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका जो कंटेंट है या जो टेक्स्ट है वो हमेशा आपका एक स्पेसिफिक स्पेसेस के बाद वो पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। तो आपने इस तरह का कंटेंट अपनी बुक्स में या आर्टिकल लिखते हुए या बुक्स रीडिंग में आपने देखा होगा कि जब भी आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो कुछ स्पेसेस के बाद ही स्टार्ट होता है। तो इस तरह से जो है वो हम इसका कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मैं H4 के ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये जो हमने लास्ट रखी हुई है इसके ऊपर जो है वो हम लेटर स्पेसिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो लेटर स्पेसिंग डेफिनेटली हमारे पास लेटर्स को स्पेस आउट करने के लिए है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो प्लस में भी वैल्यू दे सकते हो और माइनस में भी दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 पिक्सल, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक सो। ये देख सकते हैं आप, आपके पास लेटर्स के दरमियान जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ -5, तो आप देखोगे कि इसकी वैल्यू जो है वो -5 चूँकि बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और ये जो टेक्स्ट है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इन सम केस आपको माइनस में भी वैल्यू देना पड़ सकती है। अगर आपने पहले प्लस में वैल्यू ज़्यादा दी है तो आप माइनस में के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट स्पेसिंग के हवाले से था। टेक्स्ट स्पेसिंग में थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं 1 पिक्सल ही कर देता हूँ, ठीक है, जो कि आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 पिक्सल ही हमारे पास होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं एक्चुअली ये चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ मिल जाए, जो कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं उस ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर ही प्रॉपर्टी लगाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमें एक पैराग्राफ बना लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे पास एक पैराग्राफ मिल गया है। ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ है, मैं सॉरी यहाँ पे टैग भी फिर आपको जो है वो पैराग्राफ P के साथ ही शो करवा देता हूँ। आप बोलेंगे कि टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ कैसे हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हम फिर इसकी आईडी भी मुझे पास करनी पड़ेगी और यहाँ पे PPT में रख देता हूँ और यहाँ पर मैं बाई ID PPT इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। अभी एक हमारे पास एक पैराग्राफ है, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ के ऊपर हम जो है वो टेक्स्ट स्पेसिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। सो पैराग्राफ लाइन स्पेसिंग की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो लाइन स्पेसिंग में आपको बताता हूँ कि लाइन की जो हाइट है वो आप किस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइन की हाइट आप जो है, अगर मैं लिख दूँ 0.0, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो लाइंस की हाइट है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहो तो इसको वैल्यू जो है वो पिक्सल में भी दे सकते हो, लेकिन लाइन हाइट का मतलब है कि हम लाइंस के दरमियान स्पेस को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड स्पेसिंग। तो वर्ड स्पेसिंग डेफिनेटली हम वर्ड्स को जो है वो स्पेस दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान जो स्पेस है हमें मिलेगी। लाइक मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 पिक्सल, तो आप देखोगे कि हमारे पास जो वर्ड्स हैं वर्ड टू वर्ड उनके दरमियान स्पेस हमें। इसके बाद हमारे पास गाइस जो टेक्स्ट स्पेसिंग में हमें प्रॉपर्टी मिलती है वो वाइट स्पेसिंग के हवाले से है। देखिए हमारा जो कंटेंट होता है वो रैप हो जाता है इनसाइड द कंटेनर। मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बैकग्राउंड कलर करता हूँ इसका रेड और टेक्स्ट कलर जो है वो कर देता हूँ इसका। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो कंटेनर है ये, इसमें ये क्या हो रहा है कि जहाँ पर हमारा कंटेनर की स्पेस ख़त्म हो रही है उसके नीचे ये ऑटो रैप कर रहा है और उसको टेक्स्ट जो है ना वो न्यू लाइन दे रहा है। अगर मुझे ये टेक्स्ट जो है वो इस तरह से नहीं चाहिए, मैं न्यू लाइन ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं टेक्स्ट को अपने पैराग्राफ को एक स्ट्रेट लाइन में ही दिखाना चाह रहा हूँ, तो वाइट स्पेस के बाद मुझे नो रैप कर देना है। एक्चुअली मुझे कंटेंट को रैप नहीं दिखाना है। तो आप देखोगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में मिलेगा आपको स्क्रॉल करने से। लेकिन अगर आप इसको स्क्रॉल आउट करते हो तो आप देखोगे कि आपको ये जो टेक्स्ट है वो आगे भी इस तरह से मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेक्स्ट शेडो, दैट इज आल्सो रियली सो इंटरेस्टिंग टॉपिक। टेक्स्ट को हम किस तरह से शेडो इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक और हेडिंग ले ली। यहाँ पर हमारे पास हेडिंग 5 है और इस हेडिंग 5 के ऊपर जो है हम कुछ CSS के थ्रू जो है वो शेडो वगैरह जो है अप्लाई करेंगे। तो H5 के लिखने के बाद हम यहाँ से इसके लिए CSS लिखते हैं। ओके, तो टेक्स्ट शेडो के लिए सिंपल आप लिखेंगे टेक्स्ट और इसके बाद आप डैश लिखोगे और इसके बाद आप शेडो लिख दोगे। ठीक है, अब टेक्स्ट जो है शेडो के बाद आप दो वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो। पहली वैल्यू आपकी हॉरिजेंटल शेडो के लिए होगी और दूसरी आपकी वर्टिकल शेडो के लिए होगी। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 पिक्सल, तो आप देखो 3 पिक्सल और 3 पिक्सल दो वैल्यूज़ दोगे तो आपको ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप टेक्स्ट शेडो का जो कलर है वो चेंज करना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू, तो आप देखोगे कि आपका जो टेक्स्ट शेडो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। अच्छा जी, इसका मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये ज़्यादा हो गया साइज। इसके बाद हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट शेडो है उसको हम ब्लर भी कर सकते हैं। हम दो वैल्यूज़ के बाद एक तीसरी वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं जो हमारी टेक्स्ट वैल्यू को क्या कर देगी, ब्लर कर देगी। यानी कि हमारे पास जो शेडो है उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर आपको नज़र आ रहा है। अगर आप वैल्यू को 1 पिक्सल करोगे तो आपके ब्लर रेट जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप वैल्यूज़ को बढ़ाते जाओगे तो आपका ब्लर रेट जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। तो इस तरह से शेडो का इफेक्ट जो है वो आप यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट तरह से, आप इस तरह से टेक्स्ट की जो शेडो है उसको भी यूज़ करते हुए आप अपने डिफरेंट टेक्स्ट को डिज़ाइन आउट कर सकते। तो ये हमारी थी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि हमारे पास टेक्स्ट से रिलेटेड थी। सो गाइस, अगर आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपकी हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।